मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो खेती में ले सकें। आज जो मैं बात करना चाहता हूँ यह है कि धान की रुपाई के बाद पहली खाद जो हम देते हैं उसमें हमें कौन कौन सी खाद देनी चाहिए ताकि उसकी बढ़वार अच्छी हो, जड़ मजबूत हो, कल्ले अच्छे निकलें, फुटाव अच्छा हो और हमें अच्छी उपज मिल सके। पहली खाद बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी खाद से ही धान की फसल में तेजी से बढ़वार होती है और कल्लों का फुटाव अच्छा होता है। तो ये पहली खाद पे हमें बड़ा विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम कौन सी खाद दें। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि हमारी मिट्टी में किस पोषक तत्व की कमी है, फसल में किस तत्व की कमी आ रही है और हमने रोपाई के समय कौन सी खाद दी है। तो इन सब बातों को ध्यान रख के ही हमें पहली खाद का सही प्रबंध करना चाहिए। देखिए, जो हम रोपाई के बाद पहली खाद देते हैं जनरली हम 20 से 25 दिन बाद उसको देते हैं। तो ये एक सही समय है, लगभग 3 हफ्ते बाद हम पहली खाद दें। तो ये इस समय पौधे की बढ़वार बहुत तेजी से आएगी, जड़ें बहुत अच्छा काम करेंगी, तो यहाँ पे खाद देना बहुत जरूरी है। अगर इसके बाद थोड़ा हम लेट कर देते हैं तो खाद का असर कम होने लगता है। तो यहाँ देखिए, जो बढ़वार की बात है, कल्ले फुटाव की बात है, उसके हरे रंग की बात है, उसके लिए नाइट्रोजन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो नाइट्रोजन की हमें यहाँ पूर्ति करनी पड़ेगी। दूसरा, इसकी जड़ें मजबूत होनी चाहिए ताकि मजबूत जड़ रहेगी, अच्छा अवशोषण करेगी, और उसके लिए फास्फोरस बहुत जरूरी है। और ये दोनों तत्व अच्छे तरह से काम करें, उसकी बढ़वार अच्छी हो और उसकी जड़ें अच्छी हों, उसका अंदर का एंजाइम अच्छे तरह से काम करें, उसमें फोटोसिंथेसिस बहुत अच्छी हो, कलों का फुटाव बहुत अच्छा हो। तो पूरा एंजाइम को, पूरे पौधे को अच्छा रखने के लिए पोटेशियम बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहले हम तत्व को समझें क्या क्या जरूरी है। इसके साथ साथ जिंक की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है क्योंकि जिंक की कमी से खैरा रोग होता है। अगर हमने बुआई के समय जिंक नहीं दिया है तो यहां फिर हमें जिंक भी देना पड़ेगा। अब अधिकांश क्षेत्रों में आयरन की कमी देखी जा रही है और ये देखा जा रहा है कि खासतौर से ऐसी मिट्टी जो लवणीय है, क्षारीय है, पीएच ज्यादा जिनकी है, 7.5 से ज्यादा है, वहां पे आयरन की कमी आ रही है और आयरन की कमी से ऊपर की पत्ती पीली पड़ करके सफेद सी होने लगती है। तो ऊपर की पत्ती अगर सफेद हो रही है तो वहां आयरन की कमी है। तो यहां इस स्थिति में 20 से 25 दिन बाद इन तत्वों की कमी नहीं होनी चाहिए। वैसे तो सभी 17 पोषक तत्व आवश्यक हैं, किसी भी तत्व की कमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये खास तौर से विशेष तत्व हैं जहां धान में इन तत्वों की कमी होती है, फिर फुटाव कम रह जाता है। तो अब हम इसके लिए क्या क्या हम खाद दे सकते हैं, यहां जो मैं बता रहा हूं ये 1 एकड़ की खाद है कि हम 1 एकड़ में कितना दें। हम ये मान के चलते हैं कि हमने शुरू में पूरा फास्फोरस दिया है, पोटेशियम दिया है, फास्फोरस दिया है, जिंक दिया है, पूरी हमने खाद दी है। तो उस केस में हमको, जब हमने बुआई के समय पूरी खाद दी है, तो फिर हमको यूरिया 1 एकड़ में 1 बैग देना चाहिए। तो 1 बैग हम यूरिया दें मतलब 45 किलोग्राम, 44 से 45 किलोग्राम, 45 किलोग्राम का बैग आता है। तो 45 किलो 1 एकड़ में हम ये दें। तो पहली स्थिति हम ये मान के चल रहे हैं कि हमने बुआई के समय फास्फोरस पोटेशियम पूरा दे दिया है। तो अब आपको केवल 20 से 25 दिन के बीच में 44 किलोग्राम वैसे यूरिया की आवश्यकता होती है, लेकिन 1 बैग 45 किलो का है तो 1 बैग 1 एकड़ में दें। दूसरी स्थिति हम ये मान सकते हैं कि हमने शुरू में वो तो दिया, फास्फोरस तो दिया, लेकिन पोटेशियम नहीं दिया, तो फिर पोटेशियम के लिए हमें एमओपी देना पड़ेगा। तो देखिए, पहली स्थिति में मान के चलना है फास्फोरस पोटेशियम सब दिया है। दूसरी स्थिति में हम ये मान के चलना है कि हमने पोटेशियम नहीं दिया है, तो यहां पे आप पोटेशियम जरूर दे दें। अगर पोटेशियम की कमी रह गई तो कल्लों का फुटाव अच्छा नहीं होगा, पौधे छोटे रह जाएंगे, तो यहाँ पे आप एमओपी दे सकते हैं। तो आप यूरिया के साथ, जो यूरिया 1 बैग है, 1 बैग यूरिया के साथ एमओपी दे दें, म्यूरेट ऑफ पोटाश जिसको हम बोलते हैं। ये करीब 27 किलो की आवश्यकता होती है, आधे बैग से 2 किलो ज्यादा दें, क्योंकि एमओपी का जो बैग है वो 50 किलो का होता है। तो आधा बैग भी आप दे देंगे तो भी काम हो जाएगा, मतलब कि आधा बैग से 2 किलो आपको ज्यादा देना है। आधा बैग प्लस 2 किलो और दें आधे बैग के साथ। तो ये हमको ध्यान रखना है कि एमओपी यहां पे हम दे सकते हैं। अब तीसरी स्थिति हम ये मान के चलते हैं कि हमने फास्फोरस शुरू में नहीं दिया है, तब हम क्या दें, और पोटेशियम भी हमने नहीं दिया है। तो ऐसी स्थिति में हमारा क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए
कि हमने शुरुआत में केवल नाइट्रोजन दी थी, ना हमने फास्फोरस दिया, ना हमने पोटेशियम दिया, तो उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, ऐसी स्थिति में हमें डीएपी का प्रयोग करना चाहिए। डीएपी आप वैसे तो 52 किलो पड़नी चाहिए, आप एक बैग रखें, एक बैग डीएपी का डालें, मतलब 50 किलो हो जाएगा। तो ये 50 किलो है, प्लस यूरिया आप आधा बैग करें, यूरिया आप आधा बैग डालें। वैसे तो 24 किलोग्राम देना है इसमें, आप यूरिया आधा बैग करें, आधा बैग डालें, मतलब कि करीब ये 24 किलो हो जाए। वैसे तो आधे बैग में 22.5 किलो होगी, लेकिन 24 किलो की आवश्यकता है, तो मैं किलो भी लिख दे रहा हूं जो मात्रा है, और एक मोटी मोटी अमाउंट भी लिख दे रहा हूं। तो डीएपी एक बैग के साथ आधा बैग यूरिया डालें, और पोटेशियम जो एमओपी है, एमओपी आप 27 किलो लें, मतलब आधे बैग के साथ 2 किलो और जोड़ दें। ये मैंने लिखा है आधा बैग प्लस 2 किलो यहाँ पे और ज्यादा देना है आधे बैग के साथ। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। छूटी हुई जो खाद है बुआई के समय की, वो यहाँ पे हम दे सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि हमको क्या क्या देना है। और मान लीजिए कि आपके पास डीएपी नहीं है और एसएसपी है, और आपने शुरू में फास्फोरस नहीं दिया है, तो फिर हमको कॉम्बिनेशन थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। यहाँ एसएसपी जो है, सिंगल सुपर फास्फेट, जिसे हम एसएसपी सुपर फास्फेट के नाम से भी जानते हैं, तो जो एसएसपी है सिंगल सुपर फास्फेट, ये आप 3 बैग दीजिए, 1 एकड़ में है। यहाँ यूरिया फिर आपको पूरा 1 बैग देना पड़ेगा, यूरिया 1 बैग, और प्लस एमओपी 27 किलो देनी चाहिए आपको यहाँ पे। ये मैं आपको कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ कि छूटी हुई खाद है तो किस तरह से हम दे सकते हैं, इसको बड़ा ध्यान रखने की बात है। ये अलग अलग स्थिति में ये अलग अलग देना है, इसलिए इस लेक्चर को आप बहुत ध्यान से सुने कि कौन सी स्थिति में कब देना है। यूरिया 1 बैग केवल तब देना है जब आपने पूरा फास्फोरस पोटेशियम दे रखा है। अगर आपने पोटेशियम छूट गया है, तब यूरिया 1 बैग के साथ एमओपी 27 किलो दे दें। और मान लीजिए आपने फास्फोरस भी छूट गया था, शुरू में फास्फोरस छूट गया था, या तो आप डीएपी दीजिए या एसएसपी दीजिए। डीएपी आप देते हैं तो डीएपी 1 बैग के साथ यूरिया आधा बैग कर दीजिए और एमओपी 27 किलो रखिए। और मान लीजिए आप एसएसपी देते हैं, डीएपी नहीं देते हैं, तो आप एसएसपी 1 एकड़ में 3 बैग, यूरिया 1 बैग और एमओपी 27 किलो हमें देना चाहिए। तो ये इस समय हम दे देंगे तो फसल उसका लाभ ले लेगी, और इसके बाद देंगे तो उतना लाभ नहीं ले पाएगी। तो छूटी हुई खाद अभी हम दे सकते हैं, हालांकि इतना असर नहीं कर पाएगी, लेकिन जितना हम बुआई के समय देते, रोपाई के समय देते, वो ज्यादा असर करती है। लेकिन फिर भी उस कमी से बचने के लिए हम ये कॉम्बिनेशन दे सकते हैं। अब बात करते हैं जिंक और आयरन की। जिंक और आयरन हमें शुरू में ही देना चाहिए। मान लीजिए ये रह जाता है, जिंक और आयरन रह जाता है, तो हम कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें चिलेट वाला मिल जाए। अगर हमको चिलेट वाला मिल जाता है, चिलेट चाहे आयरन मिल जाए चाहे हमें जिंक मिल जाए, दोनों को ही हमें 2 से 3 किलोग्राम प्रति एकड़ देना चाहिए। 2 से 3 किलो चिलेट आयरन और चिलेट जिंक। तो चूंकि बहुत महंगा होता है, तो आप 2 किलो एकड़ का भी प्रयोग कर लीजिए। तो चिलेट वाला इस समय आप दे दीजिए, क्योंकि जिंक और आयरन की अगर कमी होगी तो फिर उसमें क्लोरोफिल नहीं बनेगा, पौधे छोटे जाएंगे। जिंक की कमी से भूरे धब्बे बनेंगे, खैरा रोग हो जाएगा, और आयरन की कमी से पत्तियां सफेद हो जाएंगी, क्लोरोफिल नहीं बनेगा, पौधे के अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, और फिर कलियों का विकास रुक जाएगा। तो चिलेट वाला हम 2 से 3 किलो दे सकते हैं इसके केस में, जिंक और आयरन। चाहे चिलेट जिंक मिल जाए और चिलेट आयरन मिल जाए, आप इतने मात्रा प्रयोग कीजिए। अगर जिंक सल्फेट हम प्रयोग करना चाह रहे हैं, तो देखिए, अगर मिट्टी की पीएच बहुत ज्यादा हो रही है तो आप वहां चिलेट ही प्रयोग कीजिए। वहां फिर मिट्टी में मत डालिए, ना तो जिंक डालिए ना आयरन डालिए, वहां आप स्प्रे कर दीजिए। तो जिंक और सल्फेट वाला जो स्प्रे है, वो आप 5 ग्राम प्रति लीटर, 5 ग्राम प्रति लीटर की दर से आप स्प्रे कर दीजिए। 1 लीटर पानी में 5 ग्राम जिंक सल्फेट और या 5 ग्राम फेरस सल्फेट का आप प्रयोग कर सकते हैं। और मान लीजिए आप दोनों एक साथ करना चाह रहे हैं, तो फिर मात्रा 2.5 ग्राम जिंक सल्फेट और 2.5 ग्राम फेरस सल्फेट 1 लीटर पानी में घोल लें। मतलब टोटल जो मात्रा है 5 ग्राम से ज्यादा ना हो 1 लीटर पानी में। तो अगर आपने नहीं डाला है तो जिंक सल्फेट 2.5 ग्राम इसमें मिला लें, 2.5 ग्राम जिंक सल्फेट मिला लें, और प्लस 2.5 ग्राम 2.5 ग्राम फेरस सल्फेट मिला लें 1 लीटर पानी में। तो 10 लीटर पानी में 25-25 ग्राम हो जाएगा, तब आप उसका स्प्रे कर दीजिए। क्योंकि जो ज्यादा पीएच जिन मिट्टियों की है, वहां हमको मिट्टी में जिंक सल्फेट और फेरस सल्फेट डालने से बचना चाहिए, क्योंकि अघुलनशील हो जाते हैं, अपना रूप बदल लेते हैं और पौधे को उपलब्ध नहीं हो पाते।
मिट्टी में रहते हुए भी पौधे को उपलब्ध नहीं हो पाते। इसलिए अधिक मिट्टी की पीएच में जिंक सल्फेट और फेरस सल्फेट न डाल के उनके चिलेट वाले जो फॉर्म आते हैं उसका प्रयोग करना चाहिए, या उनका स्प्रे कर देना चाहिए। तो आप दो स्प्रे करेंगे तो काम हो जाएगा, पौधे की पूर्ति हो जाएगी। तो इस बात को आप ध्यान रखें कि कैसे हम जिंक और आयरन को दे सकते हैं। अगर मिट्टी की पीएच कम है, मतलब अम्लीय मिट्टी है, वहां आप जिंक सल्फेट और फेरस सल्फेट को दे सकते हैं। तो वहां जो है, अगर हम पे 21% वाला जिंक है तो अब हम इसको यहाँ पे 10 किलो दे दें, 1 एकड़ में दे दें। और ये जिंक, और अगर 33% वाला जिंक है, जिंक सल्फेट है, तो अब आप इसको 6 किलो प्रति एकड़ दे दीजिए। और फेरस सल्फेट भी 10 किलो प्रति एकड़ रखिए। फेरस सल्फेट जो आता है वो 10 किलो प्रति एकड़ रखिए। तो ये एक सही कॉम्बिनेशन होगा। फिर इस बात को समझें कि अगर मिट्टी की पीएच अम्लीय है, मतलब 7 से कम है, तो वहां आप जिंक सल्फेट और फेरस सल्फेट को मिट्टी में डाल सकते हैं। तो फेरस सल्फेट 10 किलो डालना है, जिंक सल्फेट अगर 21% वाला है वो भी 10 किलो डालना है, अगर 33% वाला जिंक है तो वो 6 किलो डालना है। इस बात को ध्यान रखिए, कंफ्यूज मत होइए। मिट्टी में हमको तभी जिंक सल्फेट और फेरस सल्फेट डालना है जब उसकी पीएच 7 से कम हो, मिट्टी अम्लीय हो, एसिडिक हो। मात्रा मैंने आपको बता दी है कितनी कितनी है। अगर पीएच बहुत ज्यादा है तो आप उसका स्प्रे कर दीजिए। 1 लीटर पानी में 2.5 ग्राम जिंक सल्फेट घोलिए, 2.5 ग्राम फेरस सल्फेट और उसको स्प्रे कर दीजिए। और केवल आपको जिंक ही करना है, वो अकेले ही करना है तो 5 ग्राम जिंक सल्फेट का कर दीजिए। अगर फेरस का करना है तो 5 ग्राम फेरस सल्फेट 1 लीटर पानी में घोल के कर दीजिए। अगर दोनों को मिलाना है तो मात्रा आधी आधी दोनों की कर दीजिए। किसी भी दशा में आप 1 लीटर पानी में 5 ग्राम से ज्यादा टोटल क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए, जिंक हो या फेरस हो या दोनों को मिला के कर रहे हो। इस बात को ध्यान रखें। तो अगर आप ये कॉम्बिनेशन प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि पौधे की बढ़वार बहुत अच्छी होगी, क्योंकि जो शुरू में जो तत्व चाहिए उसे पूरे मिल जाएंगे। पल्लों का फुटाव अच्छा होगा, उसका रंग हरा बना रहेगा, जड़ें गहरी जाएंगी, अच्छी जाएंगी, पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, बालियां अच्छी निकलेंगी और हमें अच्छा उत्पादन मिलेगा। तो आशा है मेरी बात आपकी समझ में आई होगी कि क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए। आप इस लेक्चर को शुरू से फिर से देखें तो आपको समझ में आ जाएगा किस स्थिति के लिए कौन सा हमें कॉम्बिनेशन लगाना है, जिंक कौन सा देना है, कब देना है, कितना देना है, स्प्रे 2 बार करना है, सॉइल में केवल 1 बार डाला जाता है। इस बात को ध्यान रखें, जिंक और आयरन को विशेष ध्यान रखें ताकि इनकी कमी ना हो। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।